सभी छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी उसमें लेखन विभाग में कहानी लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे या तो पढ़ेंगे। सभी छात्र, आपको पता है आप 8वीं कक्षा तक कहानी लिखते आए हैं और आपने परीक्षा में लिखी भी होगी। तो आज हम कहानी कैसे लिखते हैं और उनमें कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सभी का आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और इसको समझना भी है। सभी छात्र, हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न कहानी लेखन का होता। तो लेखन विभाग में कहानी लेखन का विभाग क्या था? 9वीं कक्षा में विभाग डी 4 विभाग होते हैं प्रश्न पत्र के, उसमें विभाग डी में कहानी लेखन का प्रश्न आता है, जिनमें रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक देना होता है, जिसके अंक 3 होते हैं। सभी छात्र, इसमें क्या होता है कहानी लेखन में? तो इसमें एक कहानी की रूपरेखा यानी कि ढांचा दी जाती है और उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। यानी कि कोई कहानी की हमें उसकी रूपरेखा यानी कि उसके मुद्दे दिए जाते हैं और उस मुद्दों के आधार पर हमें कहानी को लिखना होता है। उसके बाद हमें क्या करना है? तो इस कहानी को लिखना तो है, साथ में इस कहानी को एक शीर्षक भी देना होता है और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख यानी कि बोध लिखना भी आवश्यक। यानी कि जो रूपरेखा के आधार पर यानी कि जो ढांचा हमें प्रश्न पत्र में दिया जाता है, उस ढांचे को हमें सही तरह से पढ़ना है और समझना है और समझकर उस ढांचे के आधार पर हमें उस कहानी को लिखना है और सबसे पहले उस कहानी का शीर्षक देना है और अंत में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है उसके बारे में हमें उसकी सीख लिखने की होती है। सभी छात्र, यहाँ कहानी लेखन के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन यह 8वीं कक्षा तक है। यहाँ हमारी 9वीं कक्षा में जब प्रश्न पत्र का परिरूप बदल गया है, इसलिए हमें इस कहानी लेखन का अंक है 3। यहाँ कितने? क्योंकि 9वीं कक्षा में कहानी लेखन के अंक 3 होते हैं और 3 अंक कहानी लेखन के 3 अंक होते हैं। तो हमें इस 3 अंक को ध्यान में रखते हुए कहानी लेखन लिखना है। अब हम कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कहानी रूपरेखा के आधार पर कहानी तो लिखनी है, लेकिन इस कहानी को लिखते समय कई ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं है, उसके बारे में हमें पढ़ना है और उसको ध्यान में रखना है, ताकि हम परीक्षा में प्रश्न पत्र में जब कहानी लेखन आए तब हमें कोई दिक्कत या तो परेशानी न हो। तो अब हम आगे कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी का ध्यान अपने स्क्रीन पर जो किताब दिख रही है उस पर। तो सभी छात्र, कहानी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है कि सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लो। यानी कि जो रूपरेखा यानी कि जो मुद्दे दिए गए हैं, ये मुद्दे को हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर उसको पढ़कर भली भांति यानी कि अच्छी तरह से उसे हमें समझ लेना है। दूसरा, रूपरेखा का विस्तार यानी कि कहानी की प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करो। यानी कि जो जो रूपरेखा दी गई है उसको विस्तार करने से पहले उनको क्रम से यानी कि क्रम में हमें लिखना है। कहानी की स्थान और पात्र आदि के नाम दो। यानी कि कहानी की रूपरेखा में जो नाम नहीं दिए हैं अथवा तो स्थान नहीं बताया गया है, तो हम अपने तरीके से कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम हम दे सकते हैं। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो। यानी कि जो घटना है उस घटना को हमें क्या करना है? तो संक्षेप में यानी कि जो कहानी यानी कि जो रूपरेखा है उस रूपरेखा में जो घटना बताई गई उस घटना का हमें संक्षेप में वर्णन करना है। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। यानी कि जो पात्र दिए हैं उसकी बातचीत को हमें संवाद के रूप में लिखना है। तीसरा है अन्य बातें।
यानी कि कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। यानी कि जो कहानी है वो हमें कौन सी कि भूतकाल में लिखनी चाहिए, यानी हमें वर्तमान में जो कहानी लिखी उसे भूतकाल में लिखना। ख पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए, उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो कहानी है उस कहानी को हमें कितने कि 3-4 परिच्छेद में बांटना है, यानी कि उनको विभाजन करके उनको लिखना और उनमें विराम चिन्हों का उचित यानी कि अच्छी तरीके से हमें जहाँ विराम चिन्हों का उपयोग करना है वहाँ उसका उचित उपयोग करना चाहिए। चौथा है शीर्षक, यानी कहानी का शीर्षक हमें देना है। तो कहानी के मुख्य पात्र जो है प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर कहानी को उपयुक्त व छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। यानी कि जो कहानी जो रूपरेखा है, जो रूपरेखा के आधार पर हमने जो कहानी लिखने वाले हैं उसमें जो पात्र है, जिस प्रसंग का वर्णन किया गया है या तो जो संदेश बताने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर हमें कहानी का उचित व छोटा सा हमें शीर्षक देना चाहिए। आगे क्या है 5 सीख, यानी कि बोध, जिस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है, यानी कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्यों में लिखनी चाहिए, यानी कि 1-2 वाक्यों से आगे हमें सीख को लिखना, यानी कि 1 या 2 ही वाक्यों में इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है उसको हमें लिखना है और उसके आगे लिखना है सीख या तो बोध। आगे 6 कहानी लगभग 15-20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए, यानी कि 15-20 वाक्यों में ही लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए, यानी कि जो भी कहानी आप लिखते हैं उस कहानी की भाषा शुद्ध एवं मुहावरेदार होनी चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए, यानी कि आपके अक्षर जो है वो बहुत स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। तो सभी छात्र जो ये कहानी है, जब आप कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखते समय उसकी भाषा कैसी, तो क्या शुद्ध और लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको इस कहानी लिखने के बाद इस कहानी को क्या करना है, ध्यान से एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो सभी छात्रों आपको अब समझ में आया होगा कि कहानी लेखन कैसे करते हैं। प्रश्न पत्र में अब आपको कहानी लेखन का प्रश्न आता है तो आप सहज यानी कि सरल तरीके से आप कहानी लिख सकेंगे, ऐसी आशा है। और जो बातें इन वीडियो में बताई गई है आपको कि कहानी लेखन करते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, तो इस बातों को आपको अवश्य ध्यान में रखना है और ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए आपको कहानी लेखन करना है। अब हम इसके आगे एक उदाहरण के तौर पर यहाँ रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए। तो ऐसा एक उदाहरण है, उस उदाहरण के द्वारा आप समझ पाएंगे कि कहानी कैसे लिखते हैं, उसका शीर्षक और सीख कैसे दी जाती है, उसके बारे में अब हम अभ्यास करेंगे। सभी छात्रों यहाँ एक रूपरेखा दी गई है और रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी लिखना है और उचित शीर्षक देना है और सीख भी लिखनी है। तो यहाँ रूपरेखा है, एक लकड़हारा जंगल में नदी के किनारे पे लकड़ी काटना, कुल्हाड़ी का पानी में गिरना, उदास हो जाना, देवदूत का आना, कुल्हाड़ी निकालने के लिए डुबकी लगाना, पहले सोने की कुल्हाड़ी निकालना, यह मेरी नहीं, फिर चांदी की कुल्हाड़ी, यह भी मेरी नहीं, फिर लोहे की कुल्हाड़ी, स्वीकार, लकड़हारे की ईमानदारी पर देवदूत का खुश होना, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी इनाम में दे देना। सीख,
सभी छात्र, यह रूपरेखा दी गई है। उसके आधार पर अब हम कहानी का शीर्षक कैसे देंगे और उसको कहानी कैसे लिखेंगे उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सभी छात्र, तो इस कहानी का शीर्षक दिया गया है ईमानदारी का फल अथवा तो लकड़हारा और देवदूत। अब हम इस कहानी को जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। जो यहाँ लड़के का नाम दिया गया है, गोपाल एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता था। लकड़ियों को बेचने से जो पैसे मिलते उन्हीं से उसके परिवार का गुजर बसर होता। यानी कि ये लकड़हारा था तो क्या करता था कि रोज़ जंगल में जाता था और लकड़ियाँ काट कर और शाम को उन्हें बाज़ार में बेच देता और उनसे जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन गोपाल जंगल में दूर तक निकल गया। वहाँ उसकी दृष्टि नदी के किनारे एक बड़े पेड़ पर पड़ी। यानी कि एक दिन की बात है, वो दूर जंगल में निकल जाता है और वहाँ एक नदी के किनारे जो पेड़ था उस पर उसकी दृष्टि यानी कि नज़र जाती है। उसने सोचा कि आज उसे बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी, तो वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया। अभी उसने एक डाल काटना शुरू ही किया था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी। देखो, एक डाल काटने की शुरू ही की है और उतने में उसके हाथ से क्या हो जाता है, तो कुल्हाड़ी छूट जाती है और नदी में गिर जाती है। गोपाल झटपट पेड़ से नीचे उतरा और नदी में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। उसने बहुत कोशिश की पर कुल्हाड़ी उसके हाथ न लगी। उदास होकर वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। क्यों उदास हुआ? क्योंकि जो कुल्हाड़ी थी वो उनकी रोजी का एक साधन था कि जिससे वो पेड़ को काटता था और वो बाज़ार में जाकर उसको बेचकर, उस लकड़ी को बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन अब उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, उसको मिलती नहीं है, तो वह क्या हो जाता है, क्योंकि वो निराश हो जाता है और वह उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इतने में एक देवदूत वहाँ आ पहुँचा। उसने गोपाल से उसकी उदासी का कारण पूछा। गोपाल ने देवदूत को कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात बताई। यानी गोपाल ने उस देवदूत को जो कुल्हाड़ी नदी में गिर गई वो बात उसको बताता है। देवदूत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूँगा। कि देवदूत गोपाल को कहते हैं, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरी कुल्हाड़ी को निकाल दूँगा। यह कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। यानी कि ऐसा कहते हुए देवदूत नदी में डुबकी लगाते हैं। वह सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले। तो पहले में क्या, पहले सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। उसने गोपाल से पूछा, किसने, तो कि देवदूत ने गोपाल से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपाल ने कहा, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यानी कि सोने की कुल्हाड़ी बताकर देवदूत गोपाल को पूछते हुए कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, तो यहाँ गोपाल मना कर देता है कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आगे फिर दूसरी बार डुबकी लगाकर देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। फिर दूसरी बार देवदूत डुबकी लगाते और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते। तब भी लकड़हारे ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं। फिर भी वह इनकार कर देते, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं। देवदूत ने तीसरी बार फिर डुबकी लगाई। इस बार उसने नदी से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। तीसरी बार उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो कुल्हाड़ी को बाहर निकालता है। उस कुल्हाड़ी को देखते ही गोपाल खुशी से चिल्ला उठा, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी। यानी कि ऐसी कुल्हाड़ी देखकर गोपाल चिल्ला उठता है, खुश हो जाता है और कहता है, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी। यानी कि उसको सोने की चांदी की कुल्हाड़ी देखा है, फिर भी वह
मना करता है। क्यों? क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी है। क्यों? क्योंकि वह ईमानदार। गोपाल की ईमानदारी पर देवदूत बहुत खुश, यानी कि ऐसी ईमानदारी देखकर देवदूत क्या होते हैं? गोपाल पे खुश होते हैं। तो लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी देवदूत ने गोपाल को इनाम में दी। यानी कि ऐसी ईमानदारी देखकर देवदूत खुश हो जाते हैं और उनको चांदी और सोने की भी कुल्हाड़ी इनाम में दे देते हैं। गोपाल ने देवदूत का बहुत आभार माना। इस तरह इस कहानी पूर्ण होती है। अंत में हमें उस कहानी की सीख सीखनी है, यानी कि इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी का फल मीठा होता। तो सभी छात्र, आपको अब समझ में आया होगा कि कहानी लेखन कैसे की जाता है और कहानी लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है और अपनी नोटबुक में भी कहानी को लिखना है। तो सभी छात्र, यहाँ हमारा आज का जो कहानी लेखन का जो वीडियो है वो यहाँ समाप्त होता है। और जय हिंद, जय